नमस्कार। आज बात करते हैं भारत की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हुए एक बहुत बड़े, एक ऐतिहासिक बदलाव की। 50 साल से जो कानून चल रहा था, यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसे अब पूरी तरह से बदल दिया गया है और उसकी जगह ली है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ने। तो चलिए इस नए कानून की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं कि ये हमारे लिए क्या मायने रखता है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि पुराने कानून में आखिर दिक्कतें क्या थीं। फिर हम बीएनएसएस के नए प्रावधानों को जानेंगे, देखेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी को न्याय का हिस्सा बनाया जा रहा है और नागरिकों के अधिकार कैसे मजबूत हुए हैं। और आखिर में हम इसकी चुनौतियों और भविष्य पर भी बात करेंगे। ये एक बहुत मशहूर कहावत है, देरी से मिला न्याय अन्याय के बराबर है। और यही एक लाइन एक तरह से इस पूरे बदलाव की जड़ है, इसकी सबसे बड़ी वजह है। तो सवाल उठता है कि आखिर इस बदलाव की जरूरत पड़ी ही क्यों? 50 साल पुराने कानून में ऐसी क्या कमियां थीं कि उसे पूरी तरह बदलना पड़ा? आइए एक नजर डालते हैं। देखिए, सबसे बड़ा फर्क है सोच का, नजरिए का। पुराना सीआरपीसी 1973 असल में औपनिवेशिक यानी कॉलोनियल दौर की सोच पर आधारित था। उसका मुख्य मकसद था प्रशासन चलाना, जनता पर कंट्रोल रखना। लेकिन बीएनएसएस 2023 की बुनियाद ही अलग है। इसका फोकस प्रशासन नहीं बल्कि नागरिक है। ये एक नागरिक केंद्रित यानी सिटीजन सेंट्रिक न्याय प्रणाली बनाने की कोशिश है। तो इस चुनौती का जवाब क्या है? वो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो ये बीएनएसएस आखिर है क्या? सीधी सी भाषा में ये भारत का नया क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ है जो 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया है और इसने सीआरपीसी 1973 को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया है। ये कोई छोटा-मोटा बदलाव नहीं है, ये एक पूरी की पूरी नई संहिता है। और इसके मकसद भी एकदम साफ है, पुराने 50 साल पुराने कानून को आज के ज़माने का बनाना, डिजिटल टेक्नोलॉजी को सिस्टम का हिस्सा बनाना, जांच और मुकदमे को समय पर पूरा करना, पीड़ितों के अधिकारों को मजबूती देना और सबसे ज़रूरी, तारीख पर तारीख वाली जो दिक्कत है, उसे ख़त्म करना। अगर हम इसकी बनावट को देखें तो नया कानून ज़्यादा बड़ा और डिटेल्ड है। जहां पुराने कानून में 484 धाराएं थीं, अब नए में 531 हैं। अध्याय भी 37 से बढ़कर 44 हो गए हैं। चलिए अब आते हैं इसके सबसे दिलचस्प और शायद सबसे ज़रूरी हिस्से पर, यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। तो अब हो क्या रहा है? एफआईआर से लेके चार्जशीट तक सब कुछ डिजिटल हो सकता है। समन भी डिजिटल भेजे जा सकते हैं और तो और अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही और दूसरी न्यायिक प्रक्रियाएं भी हो सकती हैं। इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को अब पूरी मान्यता दे दी गई है। और मजे की बात यह है कि ये कोई एकदम नई सोच नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो ये बात 2003 में ही कह चुका था। डॉक्टर प्रफुल्ल देसाई केस में अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही को मान्यता दी थी। अब जाकर 20 साल बाद ये बाकायदा कानून का हिस्सा बन गया है। टेक्नोलॉजी के अलावा एक और बहुत बड़ा बदलाव आया है नागरिकों और खासकर पीड़ितों के अधिकारों में। ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि पुलिस अब हर छोटे-मोटे मामले में, खासकर ऐसे अपराध जिनमें 7 साल से कम की सजा है, सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकती। उन्हें वजह बतानी होगी, ये साबित करना होगा कि गिरफ्तारी क्यों जरूरी है। और ये भी कोई हवा में लिया गया फैसला नहीं है। 2014 के मशहूर अरनेश कुमार केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी थीं, अब उन्हें ही कानून बना दिया गया है। यानी जो पहले सिर्फ एक अदालती आदेश था, अब वो देश का कानून है। अब एफआईआर लिखवाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। जीरो एफआईआर का मतलब है कि अपराध कहीं भी हुआ हो, शिकायत किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई जा सकती है। और हाँ, अब किसी भी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस के लिए एफआईआर दर्ज करना कानूनी तौर पर जरूरी है, वो मना नहीं कर सकते। और ये पहली बार हो रहा है कि पीड़ितों को कानूनी तौर पर कुछ नए अधिकार दिए गए हैं। अब उन्हें हक है ये जानने का कि उनके केस में क्या चल रहा है, जांच कहाँ तक पहुंची। साथ ही उन्हें अदालत से मुआवजा पाने का भी कानूनी अधिकार दिया गया है। तो याद है वो कहावत, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड? अब देखते हैं कि ये नया कानून उस समस्या को हल करने के लिए क्या ठोस कदम उठाता है। ये 90 दिन का आंकड़ा बहुत मायने रखता है। इसका सीधा मतलब है कि अगर कोई गिरफ्तार है और पुलिस 90 दिन में जांच पूरी नहीं कर पाती तो उसे जमानत मिल जाएगी। जांच में बेवजह की देरी अब नहीं चलेगी। और ये प्रावधान
सीधे तौर पे हमारी जेलों में भरी भीड़ की समस्या पर चोट करता है। अगर किसी ने अपनी सजा का 1/3 हिस्सा काट लिया है और मुकदमा चल ही रहा है, तो उसकी जमानत पर विचार करना ही होगा। इससे हजारों विचाराधीन कैदियों को राहत मिल सकती है। और ये भी कोई नया आइडिया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तो दशकों पहले 1979 में हुसैनी आरा खातून केस में कह दिया था कि जल्दी सुनवाई एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। अब उस अधिकार को कानूनी शक्ल दी गई है, उसे लागू करने के लिए समय सीमा तय की गई है। कानून तो बहुत अच्छा लग रहा है ना? लेकिन क्या इसे लागू करना उतना ही आसान होगा? चलिए अब चुनौतियों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। हाँ, कुछ चिंताएं भी हैं। आलोचकों का कहना है कि कुछ मामलों में पुलिस को अभी भी बहुत ज्यादा ताकत दी गई है। और ये जो डिजिटल सिस्टम की बात हो रही है, क्या वो हमारे देश के दूर दराज के गांवों तक पहुंच पाएगा? सबसे बड़ी चुनौती है पुलिस और जजों को इस नए सिस्टम के लिए ट्रेनिंग देना। तो आगे का रास्ता क्या है? जाहिर है, हर थाने को डिजिटल बनाना होगा। पुलिस और वकीलों के बीच तालमेल के लिए ऑनलाइन सिस्टम बनाने होंगे। और सबसे जरूरी, गवाहों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत सिस्टम बनाना होगा, ताकि वो बिना डरे गवाही दे सकें। तो बीएनएसएस एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी कदम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होगी, जब इसे जमीन पर उतारा जाएगा। और यही वो सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त बताएगा। क्या ये कानून सच में भारतीय न्याय प्रणाली में एक नई सुबह ला पाएगा?